चल, लास्ट हमने किया था मेल पार्ट, है ना, यानी कि पोलन ग्रेन या परागकण का निर्माण हो गया। आज अपने पास में सेकंड स्ट्रक्चर है। सेकंड स्ट्रक्चर का मतलब सेकंड स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद का विकास। ध्यान देना इधर, मादा युग्मकोद्भिद के विकास को हम कुछ स्टेप्स में देखेंगे। फर्स्ट अपना पॉइंट है स्त्री केसर की संरचना। किसकी? स्त्री केसर की संरचना। सेकंड, बीजांड या जिसको हम बोलते हैं गुरु बीजाणु धानी की संरचना। तीसरा देखते हैं गुरु बीजाणु जनन। और चौथा देखते हैं स्त्री युग्मकोद्भिद या जिसको बोला जाता है भ्रूण कोश की संरचना। चलो बेटा इधर ध्यान दो। फर्स्ट पॉइंट देखें तो फर्स्ट पॉइंट का मतलब है स्त्री केसर यानी पिस्टिल की संरचना। हमने बोला था कि कितने भागों से मिलकर बनी है? 3 भागों से। 3 भाग कौन से हैं? वर्तिकाग्र है, वर्तिका है और अंडाशय है। अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है? बीजांड पाया जाता है। नीचे होता है थैलेमस। ये क्या है? वर्तिकाग्र, जिसको अपन स्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या काम आता है? पराग कणों को ग्रहण करने का काम करता है। ये है वर्तिका, जिसको हम स्टाइल बोलते हैं। यहां से पराग नली आगे जाती है। ये है अंडाशय, जिसको हम ओवेरी बोलते हैं। और ये है बीजांड, जिसको हम ओव्यूल बोलते हैं। क्लियर? ये अपने पास में पिस्टिल की स्ट्रक्चर। बीजांड, अंडाशय के अंदर जो बीजांड है, हम इसी के बाद में सेकंड स्ट्रक्चर उस बीजांड की देखते हैं। अगर इस स्त्री केसर में से क्वेश्चन पूछा जाता है तो सीधा बीजांड से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है? देखो, सेकंड है बीजांड या गुरु बीजाणु धानी की स्ट्रक्चर। क्या बोला था हमने? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जिस टाइम पढ़ा था कि सबसे अंदर एक संरचना होती है जिसमें 3 कोशिकाएं ऊपर, 3 कोशिकाएं नीचे, कुछ पता है, और 1 कोशिका बीच में। तो ये कोशिकाएं कितनी कितनी कोशिकाएं? देखो, 3 ऊपर, 3 नीचे और 1 बीच में, 7 कोशिकाएं। केंद्र कितने? देखो, 3 केंद्र के ऊपर, 3 नीचे और 2 बीच में, तो केंद्र कितने हो गए? 8 हो गए। और कोशिकाएं कितनी हो गई? 7 हो गई। इस संरचना को हमने क्या बोला था? भ्रूण कोश, जो अपना चौथा पॉइंट है। स्त्री युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का विकास। ये बना कैसे वो बाद में देखेंगे। ये बीजांड के अंदर होता है, ये अभी हम देख रहे हैं। इस भ्रूण कोश के चारों तरफ एक मृदुतकी कोशिकाओं का समूह होता है, जिसको अपन बीजांड काय कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ये हो गया भ्रूण कोश। ये है बीजांड काय। अब इसके चारों तरफ 2 अध्यावरण होते हैं। ये एक अध्यावरण और ये दूसरा अध्यावरण, जो पूरा कवर किए हुए रहता है बीजांड। ये पूरी संरचना बीजांड कहलाती है। ये क्या है? बाह्य अध्यावरण। ये क्या है? अंतः अध्यावरण। पीछे वाला भाग कहलाता है निभाग।
ये कहलाता है बीजांड द्वार। इसको हम कहते हैं बीजांड व्रंथ। क्या बोलते हैं? इंग्लिश वाला ध्यान रखना, इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। ये संरचना है कहां पे बीजांड की संरचना बेटा? अंडाशय में। ये अंडाशय, ये अंडाशय, यहां पर इस तरीके से बीजांड जुड़ा है, ये ऐसे। तो ये नीचे वाली संरचना क्या कहलाती है? अपरा या प्लेसेंटा। तो हम बोलेंगे कि नीचे ये अपरा से जुड़ी हुई है, अपरा। ये बीजांड, इस बीजांड व्रंथ से जहां पर जुड़ा रहता है उस भाग को बोला जाता है नाभिका। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइलम। ये ध्यान रखना, हाइलम। ओके, बीजांड द्वार हो गया, निभाग हो गया, अध्यावरण हो गया, बीजांड काय होगा। अंदर वाली संरचना कैसे बनती है वो अपन 4th पॉइंट में डिस्कस करेंगे। यहां तक चीज समझ में आई? सीधा क्वेश्चन आता है कि बीजांड का वह भाग जो बीजांड को बीजांड व्रंथ से जोड़ता है क्या कहलाता है? हाइलम या नाभिका। बीजांड का वह भाग जो बीजांड को अपरा से जोड़ता है क्या कहलाता है? बीजांड व्रंथ। बीजांड का वह भाग जहां पर कोई भी अध्यावरण नहीं होता, बाकी हर तरफ अध्यावरण है, सिर्फ यहां पर नहीं है, इसको बोलते हैं बीजांड द्वार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं बेटा? माइक्रोपाइल। इसको बोलते हैं निभा। कहां गया? चले जा। किसको याद आ रहा है चले जा? बीजांड की स्ट्रक्चर समझ में आई? जैसे बीजांड को ही गुरु बीजाणु धानी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना, कहीं पर बीजांड नहीं हो तो गुरु बीजाणु धानी टर्म जो है वो भी सही होती है। तीसरा पॉइंट जिसको अपन बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन क्या है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणुओं का बनना। लघु बीजाणु जनन पढ़ा था, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु का निर्माण हुआ था। वहां पर क्या था? कोई भी एक ऐसी कोशिका पूतंतु के ऊपर थी जो अपने आकार में बड़ी हो गई थी, जीवद्रव्य सघन हो गया था, बाह्य त्वचा से घिरी थी, क्या कहलाई थी? प्रप्रसूतक। प्रप्रसूतक में एक अपनतिक विभाजन हुआ था जिससे 2 कोशिकाएं बनी थी, प्राथमिक द्वितीय कोशिका और प्राथमिक। इधर भी सेम होगा, पहली कोशिका प्रप्रसूतक कहलाएगी, उसमें भी विभाजन होगा, प्राथमिक द्वितीय कोशिका बनेगी और प्राथमिक बीजाणुजन बनेगी। ये प्रप्रसूतक एक विभाजन से क्या बनी? प्राथमिक द्वितीय कोशिका, और क्या बनी? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। वहां पर प्राथमिक द्वितीय कोशिका ने भित्तियां बनाई थी, बाह्य त्वचा, अंतःस्थितिय, मध्य परत। यहाँ पर वो कैसी भी भित्ति नहीं होती, इसलिए या तो ये विभाजित होगी नहीं, और अगर होगी तो एक परत का निर्माण कर लेगी। ओके, अपने काम की है ये। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है, सीधे काम करती है किसकी तरह? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसको हम बोलते हैं मेगा स्पोर। ये मेगा स्पोर मदर सेल। इनमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन, जिससे क्या बनता है? गुरु बीजाणु। कितने? कितने? 4। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, 4 गुरु बीजाणु तो बनते हैं, वहां पर भी 4 लघु बीजाणु बने थे, वैसे ही यहाँ 4 गुरु बीजाणु बनेंगे। वहां लघु बीजाणु 5 क्रमों में विन्यासित थे, चतुष्फलकीय, समद्विपार्श्वीय, रेखित, क्रॉसित, टी आकार। यहाँ सिर्फ एक विन्यास होगा, वो कैसा होगा? रेखित, इस तरीके से। ठीक है, बट इन चारों में से ये ऊपर के जो 3 है ये क्या हो जाते हैं, और एक जो है वो क्या रहता है? सक्रिय या क्रियाशील। यही सक्रिय गुरु बीजाणु आगे चल करके किसका निर्माण करेगा? भ्रूण कोश की स्ट्रक्चर थी अपने पास में, भ्रूण कोश की स्ट्रक्चर थी, यही आगे चल करके भ्रूण कोश बनाएगा जो अपना
चौथा पॉइंट था। यहां तक चीज समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट लास्ट में सक्रिय गुरु बीजाणु बच गया, यानी कि क्या होगा? चौथा पॉइंट, किसका निर्माण? भ्रूण कोश का, या जिसको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं, एम्ब्रियो सैक का निर्माण। अब इसको समझना बेटा, ये अपने पास में है सक्रिय गुरु बीजाणु। ये सक्रिय गुरु बीजाणु क्या करता है? इसके केंद्रक में एक समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है बेटा? समसूत्री विभाजन। जिससे कितने केंद्रक बनेंगे? 2 केंद्रक बनेंगे। इसके आसपास में कुछ छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है। रिक्तिका का मतलब समझते हो सर? साइटोलॉजी पढ़ा रहे हैं, है ना? रिक्तिका मतलब जो खाद्य पदार्थों को संग्रहित करके रखती है या वेस्ट मटेरियल को रखती है। इसमें क्या होगा? 2 केंद्रक बने। ये रिक्तिका जो छोटी छोटी है, ये सारी मिलकर के एक बड़ा रूप ले लेती है। जैसे बड़ा रूप लेती है, ये जो केंद्रक थे वो विपरीत ध्रुवों की तरफ चले जाते, एक ऊपर चला जाता है और एक नीचे आ जाता है। और अपने पास में बीच में कौन आ गई? एक जो छोटी रिक्तिका थी वो कैसी बन गई? बड़ी रिक्तिका बन गई। जो ऊपर वाला केंद्रक है, अब उसमें भी समसूत्री विभाजन होता है, जिससे कितने केंद्रक बनते हैं? 2। नीचे वाले में भी समसूत्री विभाजन होता है, कितने केंद्रक बनते हैं? एक बार फिर समसूत्री विभाजन होता है, जिससे ऊपर कितने बनते हैं? 4। नीचे भी होता है, जिससे कितने बनते हैं? 4। अब इनके पास में 4 तक डिवाइड होने की क्षमता होती है, इससे ज्यादा नहीं होती, क्योंकि ज्यादा इनके पास में पोषण भी नहीं होता। अब ये 4 बन गए। इन 4 में से ऊपर वाले 4 में से एक केंद्रक बीच में आता है और नीचे वाले 4 में से भी एक केंद्रक बीच में आता है। इस तरीके से ये ऊपर के 4 में से एक बीच में आया, तो ऊपर कितने बचे? नीचे के 4 में से एक बीच में है, पीछे कितने बचे? केंद्रक गिनो कितने हैं? 8 है। तो ये जो भ्रूण कोश है वो कैसा होता है? 8 केंद्र की होता है। कैसा होता है? चलो इधर लिख देता हूं, 8 केंद्र की। अब एक केंद्रक को कोशिका कहना है, कब कहेंगे? जब इसके चारों तरफ किसका निर्माण होगा? भित्ति का। ये 3, ये 4, ये 5 और 7। अब देखो कोशिकाएं कितनी? 3 ऊपर, एक इन दोनों के साथ में केंद्र का निर्माण, क्योंकि दोनों पास पास में स्थित होते हैं, इसलिए 8 केंद्रकीय व 7 कोशिकीय। 8 केंद्रकीय व 7 कोशिकीय। सबसे पहले इसको पोलीगोनम नाम के मेंबर में देखा गया था, इसलिए इसको पोलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश भी कहते हैं। इसका निर्माण कितने बीजाणुओं से हुआ? इस पूरी संरचना का निर्माण कितने बीजाणुओं से हुआ? इसलिए इसको एक बीजाणुज परिवर्धन भी कहते हैं। समझ में आया? अब नाम दे देते हैं। ऊपर वाली 3 कोशिकाएं क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका। क्या बोलते हैं? क्या अपनी एनसीईआरटी में नाम लिखा है? प्रतिव्यासांत कोशिका। प्रतिव्यासांत सेल। बीच में जो है इसको बोलते हैं द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक। नीचे वाली जो 2 साइड में है इसको बोलते हैं सहायक कोशिका, और ये जो है इसको बोलते हैं अंड कोशिका, एग सेल। समझ में आया? अपने चैप्टर का नाम पुष्पीय पादपों में जनन। जनन का मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना। और अपने पास में थे पुंकेसर और स्त्री केसर। तो नर युग्मक को पहले हमने बनाया परागकण में, अब अपने पास में कौन बन गया? मादा युग्मक। अभी हम निषेचन करा सकते हैं, जनन करा सकते हैं। ठीक है, हाँ बेटा बोल। अभी बताता हूँ। क्वेश्चन ये बनेगा कि जो परिपक्व हो रहा है या एंजियोस्पर्म का भ्रूणकोश होता है, नीचे 4 ऑप्शन, 8 कोशिकीय 7 केंद्रकीय, 8 केंद्रकीय 7 कोशिकीय, 7 ही कोशिकीय 7 ही केंद्रकीय, 8 ही कोशिकीय और 8 ही केंद्रकीय। एक ऑप्शन सही होगा, 8 केंद्रकीय 7 कोशिकीय। इस बार ये क्वेश्चन बनने के अच्छे खासे चांसेस है। भ्रूणकोश का परिवर्तन होता है एक बीजाणु, द्विबीजाणु, त्रिक बीजाणु, चतुर्बीजाणु।
ठीक है। पोलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश पाया जाता है शैवाल में, ब्रायोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में। एक और क्वेश्चन रह गया, यहां से देख लेते हैं। ये जो बीजांड है, हमने जिम्नोस्पर्म में बीजांड देखा था, सीधा देखा था, रिजु बीजांड बोला था कि उसका निभाग, उसका बीजांड द्वार और बीजांड व्रण तीनों एक ही लाइन में थे, वो था रिजु प्रकार का। ये कैसा होगा बेटा? प्रतीप प्रकार का। कैसा? प्रतीप का मतलब होता है बीजांड व्रण वही है, बस मैंने इसको 180 डिग्री पे घुमा दिया, मतलब जहां निभाग था वहां बीजांड द्वार आ गया और जहां बीजांड द्वार था वहां निभाग आ गया, इसलिए इसको प्रतीप प्रकार का बीजांड भी कहते हैं। ये भी चीज आपको ध्यान रखना। देखो बेटा, हमने क्या बोला कि मादा युग्मकोद्भिद, तो स्त्री युग्मकोद्भिद होता है या मादा युग्मकोद्भिद होता है, वो भ्रूणकोश ही होता है। भ्रूणकोश को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एम्ब्रियो सैक। क्या बोलते हैं? क्योंकि भ्रूणकोश में और भ्रूणपोष में दोनों में कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप इंग्लिश में ध्यान रखो। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मतलब भ्रूण, सैक का मतलब कोश, सैक मतलब थैली जैसा, तो इसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं। भ्रूणपोष जब आएगा उसको बोलेंगे एंडोस्पर्म। भ्रूणपोष पोषण प्रदान करने वाला, और यह भ्रूणकोश, यानी कि ये वाली जो संरचना है, इस संरचना को हम बोलते हैं भ्रूणकोश। जब इसके बीच वाले दो के पास में एक नर युग्मक आता है तब तीन वाला बनता है, उसको बोलते हैं भ्रूणपोष। तो हम एक स्टेटमेंट कह सकते हैं कि भ्रूणकोश जो है वो भ्रूणपोष के बिना नहीं रह सकता। क्या सही है? क्या ये भ्रूणकोश है, भ्रूणपोष के बिना नहीं रह सकता। अब भ्रूणकोश तो पहले ही बन गया ना, भ्रूणपोष आया कहां है, मतलब रह सकता है, लेकिन भ्रूणपोष कभी भी भ्रूणकोश के बिना नहीं रह सकता, राइट? क्योंकि पोष बनेगा भी कब? जब इसके बीच में आएगा। अब पोष और कोश को कंफ्यूजन को छोड़ते हैं, एम्ब्रियो सैक पूरा एंडोस्पर्म के बिना रह सकता है, सही है? सही है, लेकिन एंडोस्पर्म एम्ब्रियो सैक के बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि एंडोस्पर्म बनेगा भी कब? जब इस एम्ब्रियो सैक में नर युग्मक आएगा तभी बनेगा ना, वरना एंडोस्पर्म बनता ही नहीं। चीज समझ में आई? वापस देखो एक बार, 4 स्टेप है। 4 स्टेप के बाद में हमने क्या किया? पहले स्टेप में स्त्री केसर की संरचना बना दी, दूसरे स्टेप में बीजांड की संरचना बनाई। बीजांड की संरचना में सबसे सेंटर में है भ्रूणकोश, जिसका परिवर्तन आगे पढ़ेंगे। उसके चारों तरफ एक मृदुतकी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसको बीजांड काय कहते हैं। यही बीजांड काय। आपने काली मिर्च खाई है बेटा, उस काली मिर्च में खाने वाला जो भाग है वो यही होता है, ठीक है? आपने चुकंदर खाया है, उस चुकंदर के अंदर खाने वाला भाग यही होता है, और इस भाग को जब ये बीज में रह जाता है तो इसको हम परिभ्रूणपोष कहते हैं। क्या कहते हैं? आगे हम बीज वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। यहां तक चीज समझ में आई? आगे देखो, जब गुरु बीजाणु जनन का निर्माण होता है तो भी अंडाशय की कोई भी कोशिका अपरा के ऊपर की कोई भी कोशिका प्रसूतक की तरह कार्य करती है। विभाजन होता है, प्राथमिक द्वितीय कोशिका बनती है, प्राथमिक बीजाणुजन बनती है। द्वितीय कोशिका में या तो विभाजन होगा ही नहीं, अगर होगा तो एक भित्ति बना देगा। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका सीधे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। ये चारों गुरु बीजाणु में से 3 तो हो जाते हैं विघटित, लेकिन एक रह जाता है सक्रिय, है ना? जो सक्रिय रहा है वही आगे चल करके भ्रूणकोश बनाएगा, और ये रेखीय क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। अब एक चीज बताना, उधर पढ़ा था लघु बीजाणु जनन, पढ़ा था, इधर पढ़ रहे हम गुरु बीजाणु जनन। दोनों में अंतर बता सकते हो? पहला अंतर, उसमें लघु बीजाणु बनते हैं, इसमें गुरु बीजाणु बनते हैं, सिंपल। दूसरा अंतर, चारों के चारों लघु बीजाणु जीवित रहते हैं, इनमें 3 विघटित हो जाते हैं, एक जीवित रहता है, राइट? नेक्स्ट, वो 5 क्रमों में विन्यासित रहते हैं, ये एक ही क्रम सिर्फ रेखीय में विन्यासित रहता है। उससे पराग कण का निर्माण होता है, इससे भ्रूणकोश का निर्माण होता है। वो नर भाग को बताता है, ये मादा भाग को बताता है। सिर्फ इन गुरु बीजाणु लघु बीजाणु जनन पे हमने 5 डिफरेंस बता दिए। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, इसके मेरे पास में 70 क्वेश्चन है, 70 या 71 क्वेश्चन उनमें से ही बनता है, अगर आ गया तो, नहीं तो इधर से क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ये जैसे ही पूरा हो जाएगा कल परसों में मैं वो पीडीएफ के रूप में तुम्हें ले लूंगा, ठीक है? आगे देखो, फिर हमने भ्रूणकोश की संरचना बनाई। इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि एक कोई भी कपल था, या मतलब हम बात कर सकते हैं कोई भी बुजुर्ग था, उसने क्या किया? 2 बच्चों को जन्म दिया। किसको दिया? 2 बच्चे लड़ के मर के झगड़ के अलग हो गए, एक ऊपर रहने लग गया, एक नीचे रहने लग गया। जो पुश्तैनी जमीन थी उसके ऊपर क्या हो गया? ऐसे ही अतिक्रमण,
जन्मसिद्ध अधिकार, खाली कोई जमीन पड़ी रहनी नहीं चाहिए बस, है ना। अतिक्रमण हो गया, ऊपर वाला उधर रह रहा, नीचे वाला इधर रह रहा, भले हुआ अतिक्रमण, वो अपना वंश बढ़ा रहे। शादी कर ली, 2 जने हो गए, 2 ऊपर 2 नीचे, और शादी के बाद में 2 बच्चे हो गए, 2 ऊपर 2 नीचे, तो ऊपर कितने हो गए, नीचे कितने हो गए। लेकिन जो जनरेशन आई वो आई कोरोना के बाद की, वो कह रहे कि भाई बीच वाली जमीन का जो स्टाम्प है, रजिस्ट्री है, पट्टा है, वो तो हमारे दादा परदादा के नाम का है, आप कैसे रख रहे हो। तो यहाँ से एक भाई इधर आता है, एक भाई इधर आता है, थोड़े टाइम के लिए हम वो एक लकड़ी लेकर के, लक्कड़ लेकर के लाठे होकर के बैठते हैं। इससे ऊपर कितने रह जाते हैं, 3, नीचे कितने रह जाते हैं, 3, और 2 हो जाते हैं बीच में। सिक्योर करने के लिए, सुनना भी, रिक्तिका को हटाया है। रिक्तिका ने कहा कि पहले तो हमें रहने के लिए जगह दी, अब हमें आप लात मार के भगा रहे हो, हम इसका बदला जरूर लेंगे। तो उस बदले से बचने के लिए ये क्या करते हैं, अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बनाते हैं, बाउंड्री का नाम बीजांडका है। उसके बाद 2 दीवारें बनाते हैं, बाहर का अध्यावरण और अंदर का अध्यावरण। 2 गेट बनाते हैं, मेन गेट के ऊपर एक वो प्लेट लगा देते हैं बीजांड द्वार की, पीछे वाले गेट की दीवार लगा देते हैं, प्लेट लगा देते हैं निभाग की। इंग्लिश में बोलते हैं चले जा या चला जा। चला जा मतलब इधर से अगर रिक्तिकाएं किसी को भेजे तो हम पीछे वाले दरवाजे से यहाँ से होते हुए हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं। और पास में एक गली बना देता है, गली का नाम है बीजांड व्रंथ, और गली और घर के कॉर्नर पे जंप बना देता है जिसका नाम है नाभिका। सही सटीक बताऊं तो अपने मयूर नोबल्स अकेडमी, पूरा पूरा घर, बाउंड्री, पास में गली, गली के जस्ट आगे क्या होती है, जंप भी है ना, उस प्रकार। अब देखो, वो रिक्तिका को निकाला, वो कहां पर बदला लेगी, आगे निषेचन में लेगी। रिक्तिका क्या करती है, 2 गुंडों को भेजती है। हाँ सिंह, रिक्तिका क्या करती है बेटा, 2 गुंडों को भेजती है। क्या हुआ, गुंडा, गुंडा नाम सुन के मोती सिंह के सामने देख रहे हो, रिक्तिका सुन के, रिक्तिका, ओके, क्या बात कर रहा है, सच में। तो मेरे में तेरी शक्ल आई नहीं आई, देखो। अब देखो बेटा इधर, तो 2 गुंडे कौन, इस बीजांड में 2 गुंडे आते, वो 2 गुंडे कौन, वो 2 गुंडे 2 नर युग्मक पराग नली की सहायता से आएंगे। ये एक तो ले जाएगा अंड कोशिका को लेकर के भाग जाएगा, आई नहीं भाग जाता है बेटा, आई। एक नर युग्मक आएगा, अंड कोशिका को ले जाएगा, शादी करेगा, शादी करके भ्रूण का निर्माण होगा, समझ में आया। और दूसरा नर युग्मक जल्दबाजी में क्या करता है, इन दोनों को लेकर के भाग जाता है। भाई इसको ले जा रहे हैं, आराम से सुखी रहे, तो उनके लिए खाना भी तो बनाना पड़ेगा, तो पोषण देने के लिए ये भ्रूण पोष की तरफ पीछे पीछे चले जाते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, उल्टा, पहले वो इसको लेकर के भागते हैं, फिर याद आता अरे खाना बनाने के लिए रख लिया, ले आओ तो सही, फिर वो इसको लेकर के भागते हैं। इसलिए होना तो त्रिगुणी चाहिए, हो कैसा जाता है, अगुणी। और इधर कैसा होता है, कैसे, कहाँ जमीन का आकार, अच्छा ये घोड़े बड़े बनाए हैं, ये कोई जमीन का आकार नहीं बढ़ा। यहां तक चीज समझ में आई बेटा, कोई दिक्कत, आगे चले, चल। देखो बेटा, नर युग्मक का निर्माण हो गया, मादा युग्मक का हो गया। अब क्या करेंगे, इस नर को और मादा को मिलाएंगे, मिलाने के लिए निषेचन, लेकिन उससे पहले नर को तैयार करके दुल्हा बना करके मादा के घर के आगे ले जाना भी तो पड़ेगा। तो हम ले जाएंगे कैसे, किसकी मदद से, जैसे उस प्रक्रिया को हम बोले परागण। एक होता है परागण, एक होता है परागकण। परागकण हम पहले पढ़ चुके हैं, ये क्या है परागण। इसमें कुछ टर्म साथ एक जैसी है, जैसे भ्रूणकोश, भ्रूणपोष है ना, बीजांडकाय और बीजांड है ना, परिभ्रूणपोष और भ्रूणपोष, वैसे तो पॉलिनेशन कहते हैं इसको। चलो एक बार आप यूं करो, इस टर्म को हम देखते हैं, पहले आप ये चीजें लिख लो, ओके।